अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 13 आर्टिकल 13.4 ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए हम थोड़ी सी उस एग्जांपल को रिकॉल कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने कंसीडर की थी। वहाँ में हमने कंसीडर किया था कि अगर दो हमारे पास कंटेनर हो, दो वेसल्स हों जिनमें वाटर है और एक वेसल की हाइट ज़्यादा हो तो जो जो लिक्विड है वो हाइट वाले कंटेनर से या हाइट वाले वेसल से जो लो हाइट वाला वेसल है उसकी तरफ मूव करता है। और ऐसा इस वजह से है कि यहाँ पे जो वाटर है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क होता है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फ़र्क होता है। तो जब हमने इसको करंट के साथ रिलेट किया था तो हमने वहाँ पे ये कहा था कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस भी करंट जो है वो तब फ्लो करता है जब उसके अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो। और अगर यहाँ पे हम हाइट का डिफरेंस ज़्यादा कर दें तो यहाँ से जो पास करने वाला वाटर है उसकी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाती है। अब इसको रिलेट करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर कि हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के एंड्स को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। और लास्ट लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ करंट में सीखा भी था कि सोर्स ऑफ करंट बेसिकली किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो तो वहाँ से करंट फ्लो करता है। अब एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि कंडक्टर के अक्रॉस जो कंडक्टर में से जो पास करने वाला करंट है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसमें से पास करने वाला करंट भी ज़्यादा होगा और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इसमें से पास करने वाला करंट भी कम होगा। इसी लॉ को हमने स्टेट कुछ इस तरह से किया, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the applied potential difference if all physical states such as temperature remains same। और मैथमेटिकल इसको हम लिख सकते हैं I proportional to V where I is the current passing through the conductor and V is the potential difference applied across the ends of the conductor। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें और यहाँ पे इक्वालिटी साइन को इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर वेयर आर इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। और इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये है क्या। ये बेसिकली जब हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मेटल में से किसी मेटालिक कंडक्टर में से पास करते हैं तो वो कोलाइड करते हैं और उनके कोलाइड करने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। यानी जब चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर में से पास करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, यानी उनकी मोशन में अपोजिशन आती है। तो वही जो अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्ज उसी को हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को हम डिफ़ाइन करते हैं, द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है और इसको जो ग्रीक लेटर है ओमेगा सिंबल इसका उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से अगर हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम रेजिस्टेंस को लिख भी सकते हैं इस इक्वेशन से कि ये रेशो है बिटवीन V ओवर I। तो इस इक्वेशन को आपने याद रखना है कि R जो है वो रेशो है बिटवीन V एंड I के। अब हम ओम ऐसे मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं यानी उनमें जो करंट है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनको डिस्कस करते हैं और जो ओबे नहीं करते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें कहते हैं ओमिक मटेरियल और ऐसे मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। अब इन जो मटेरियल्स हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ओमिक मटेरियल हो तो उसका जो ग्राफ है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रेशो है बिटवीन V एंड I वो सेम है, वो कांस्टेंट है। और V और I की जो रेशो होती है अभी हमने देखा कि वो रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो इसका ये मतलब है कि ऐसे मटेरियल जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहती है ओवर अप्लाइड रेंज ऑफ वोल्टेज, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कि वो ओमिक मटेरियल है, यानी उनकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। हम वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बढ़ाते जाएँ अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर तो उसमें से जो पास करने वाला करंट है वो भी बढ़ता जाता है और जो ग्राफ है वो इसी वजह से स्ट्रेट लाइन आता है। जबकि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसा कि टंगस्टन ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब के शुरू में तो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, यानी अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ता है
लेकिन एक ख़ास वैल्यू पे जाके वोल्टेज की अगर वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट जो है वो उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ता और जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाता है और इस तरह से कर्व आती है। अब ये जो डेविएशन है ये शो कर रही है कि जो रेजिस्टेंस है इस मटेरियल की वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे आप फर्दर जो है वो वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती और ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स। और इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे करंट पास करता है बल्ब के फिलामेंट में से तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ओम्स लॉ की कंडीशन यही थी कि जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट है सच एज टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वहाँ पे टेम्परेचर चूँकि कांस्टेंट नहीं रहता तो इस वजह से जो टंगस्टन फिलामेंट है लैंप का या बल्ब का वो ओम्स लॉ को obey नहीं करता। दूसरी नॉन ओमिक मटेरियल्स के हमारे पास एग्जांपल है सेमीकंडक्टर। हम चैप्टर नंबर 17 में सीखेंगे भी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ये ऐसे मटेरियल होते हैं कि अगर इन पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उसके साथ जो करंट है वो कुछ उसकी जो वेरिएशन है वो इस ग्राफ से शो की गई है। यानी शुरू में तो करंट जो है वो फ़्लो नहीं करता, लेकिन जैसे ही एक सर्टन अमाउंट ऑफ वोल्टेज से अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो जो करंट है मटेरियल में वो फ़्लो करना स्टार्ट करता है और जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। और अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि वो इस तरह से जो है वो कर्व आ रही है। इस बात का भी मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर की वो भी कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि वो भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट आर्टिकल में है रिव्यू है सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का, तो उसको देख लेते हैं। अगर तो रजिस्टर हमारे पास इस तरह से अटैच हो कि एक रजिस्टर का जो एंड है वो दूसरे रजिस्टर के साथ और फिर उसका जो एंड है वो नेक्स्ट रजिस्टर के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे कम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। और फिर इस कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम होगी इन सब रेजिस्टेंस का जो कि इस कम्बिनेशन में मौजूद होंगी। अब पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें तो ये ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें जिन रजिस्टर को हमने जोड़ना होता है उनके जो एक एंड है उनको कॉमन पॉइंट पे जोड़ते हैं और उनका जो सेकंड एंड है उनको कॉमन पॉइंट पे जोड़ने के बाद इन ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको बैटरी के एक पॉइंट से और जो सेकंड कॉमन पॉइंट है यहाँ पे उसको बैटरी के दूसरे एंड से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो किस तरह से आती है, वो 1/R इक्विवेलेंट वेयर R इक्विवेलेंट इज़ अ कंबाइंड रेजिस्टेंस और वो किसके इक्वल है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और यहाँ से अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस हो तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं प्लस सो ऑन +1/R। थैंक यू।